मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास ये रात बड़ी कातिल है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भाग 2। अंबेडकर हॉस्पिटल के पिछले गेट से थोड़ी सी दूरी पर ही कुमार की वही नीले रंग की वेलिनो खड़ी हुई थी। इस वक्त उस गाड़ी को 3-4 पुलिस वाले घेर कर खड़े हुए थे और कुछ लोग उस गाड़ी की जांच में लगे हुए थे। मैं उन लोगों के हाव भाव से ही पहचान गया था कि वे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं। गाड़ी के पास ही एसआई देवप्रिय भी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ था। हमें कुमार के साथ देखते ही उसकी न केवल भवें तन गई थी, बल्कि उसकी पेशानी पर बल भी पड़ चुके थे। क्या बात है, पूरा गैंग ही एक साथ घूम रहा है। पता नहीं इस बंदे का नाम देवप्रिय किसने रखा था। ना बरखुरदार की शक्ल अच्छी थी और ना ही बातें ऐसी करता था कि किसी को भी प्रिय लगे। गैंग से क्या मतलब है आपका? मुझसे पहले ही रागनी ने देवप्रिय से उसकी बात का मतलब पूछ लिया था। आप में से एक बंदे की गाड़ी चोरी हुई है और उस गाड़ी में किसी के ताजा खून के धब्बे और निशान पाए जाते हैं। एक बंदे की पिस्टल गायब है और वैसी ही पिस्टल से निकली एक गोली किसी की जान भी ले चुकी होती है। और फिर भी आप लोग इसलिए मासूम बनकर पुलिस के सामने पेश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही अपनी गाड़ी और पिस्टल की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई हुई होती है। देवप्रिया हम लोगों को एक साथ देखते ही अपने नतीजे पर पहुंच चुका था। आपको तो इस इलाके का डीसीपी होना चाहिए था देवप्रिया जी। आपकी प्रतिभा के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय है कि आप अभी तक सिर्फ एसआई की पोस्ट तक ही पहुंचे हैं। मैंने तंज भरे स्वर में देवप्रिया को बोला तो उसने खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा। क्यों, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? देवप्रिय जले भुने स्वर में बोला। आप बताइए, कल रात से मेरी पिस्टल की चोरी होने की रिपोर्ट पर आपने अभी तक क्या कार्रवाई की है और उसे ढूंढने की कोई एक भी कोशिश की है तो जरा मेरी जानकारी में ला दो। जब हम अपने प्रयासों से अपनी चोरी हुई चीज को ढूंढने की कोशिश में इस बंदे तक पहुंचते हैं जिसकी गाड़ी चुराकर वो लड़की मेरे घर तक आई थी, तो ये सब आपको हमारी मिलीभगत लगती है। आप पर तो सचमुच बलिहारी होने का दिल कर रहा है। आपका नाम तो राष्ट्रपति के पास गोल्ड मेडल देने के लिए दिल्ली पुलिस को भेजना चाहिए। मेरी बात सुनकर देवप्रिया के कांटों तो खून नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कोई उसकी पुलिसिया वर्दी का खौफ खाए बिना भी उससे उस लहजे में बात कर सकता है। ज्यादा हवा में उड़ो मत जासूस साहब। बिना पुलिस की मदद के तुम किसी केस की तरफ पैर करके भी नहीं सोच सकते हो। उसे सुलझाने की बात तो बहुत दूर की बात है। रही बात आपकी पिस्टल चोरी होने की रिपोर्ट पर कार्यवाही की, तो सिर्फ एक यही काम नहीं रह गया है हमारे पास। सुबह से एक लड़की के कत्ल के केस में उलझे हुए हैं, जो कि आपकी पिस्टल को ढूंढने से ज्यादा बड़ा और जरूरी काम है। देवप्रिया ने मेरी ओर देखकर कुटिलता से बोला। अगर प्राथमिकता के आधार पर रात को ही आप मेरी पिस्टल को ढूंढने का प्रयास करते तो शायद इस कत्ल को होने से आप रोक पाते देवप्रिया जी। मैंने ये बोलकर अपने मोबाइल में उस लड़की का फोटो निकालकर देवप्रिया के सामने रख दिया। वो गहराई से नजर गड़ाकर उस फोटो को देख रहा था। कौन है ये? देवप्रिया ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। ये वही लड़की है जिसने पहले इनकी गाड़ी चुराई, फिर उस लड़की गाड़ी में बैठकर मेरे घर तक आई, फिर मेरे घर से मेरी पिस्टल को चुराकर फरार हो गई। मैंने देवप्रिय को बोला। लेकिन यह है कौन? देवप्रिय ने फिर से पूछा। एक सजा याफ्ता मुजरिम जिसके बारे में जानकारी आप हमसे ज्यादा जुटा सकते हैं, मैंने बोला। तो देवप्रिय मेरी ओर हक्का बक्का सा मेरी ओर देखता रह गया। इस वक्त हम रोहिणी के थाने में बैठे हुए थे। कुमार गौरव के बताए हुए मल्लिका नाम के अनुसार उसका पुलिस रिकॉर्ड खंगाला जा रहा था, लेकिन मल्लिका के नाम से कोई भी डेटा पुलिस के डेटा में नहीं मिल रहा था। आप फोटो की पहचान से इस लड़की को ढूंढिए। शायद इस लड़की को, क्योंकि हर जगह सिर्फ फ्रॉड करना होता है, तो यह हर जगह अपना नाम गलत ही बताती है। मैंने देवप्रिय की तरफ देखकर बोला।
देवप्रिया के सुर अब सुधर चुके थे, क्योंकि उसने देख लिया था कि पुलिस की बंदी बंधाई लकीर को पीटने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था, बल्कि जो सवाल उससे मैंने किए थे उन सवालों को उससे कोई भी समझदार पुलिस अधिकारी कर सकता था। लेकिन तुम्हारे पास जो फोटो है वह बहुत धुंधली है, शायद डेटा उसे पकड़ ना पाए। देवप्रिया की इस बात में दम था। कुमार साहब, तुम्हारे तो वो गर्लफ्रेंड और एम्प्लॉय दोनों रह चुकी है, तुम्हारे पास तो उसकी कोई फोटो जरूर होनी चाहिए, रागिनी ने कुमार से मुखातिब होकर बोला। मैंने उससे संबंधित सारा कुछ अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया था, इसलिए मुश्किल है मेरे मोबाइल में कुछ भी मिलना, कुमार ने फंसे हुए स्वर में कहा। देखिए, एक बार मोबाइल को अच्छे से चेक कर लीजिए, नहीं तो मुझे आपका मोबाइल लैब भेजना पड़ेगा, वहां पर आपका सभी डाटा रिकवर हो जाएगा, देवप्रिया ने उसे समझदारी से समझाया। कुमार, आप डिलीट हिस्ट्री में जाओ, अगर तुमने फोन का डेटा रिबूट नहीं किया होगा तो डिलीट हिस्ट्री में सब कुछ मिल जाएगा, रागिनी ने कुमार को बोला। हाँ, फोन तो मैंने रिबूट नहीं किया है, मैंने अभी देखता हूँ। मोबाइल को लैब में भेजने की बात सुनते ही उसका चेहरा बुझ गया था, वह अब फिर से रोशन हो चुका था। कुमार अब पूरी तल्लीनता से मोबाइल में घुस चुका था। कोई 5 मिनट के बाद ही एक विजयी मुस्कान के साथ वो मोबाइल से अपनी नजरों को उठाया। मिल गई, एक फोटो तो मिल गई, कुमार ने सिर उठाते ही घोषणा की। उसके बाद उसने अपना मोबाइल मेरे आगे किया। उस लड़की की फोटो पर नजर पड़ते ही मैंने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि ये वही लड़की है जो कल रात को मेरे घर में आई थी। देवप्रिया ने उस मोबाइल को डेटा केबल से जोड़ा और तुरंत उस फोटो को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करने लगा। फोटो ट्रांसफर करने के बाद उसने मोबाइल को कुमार को वापस लौटा दिया। अब देवप्रिया के लिए उसकी तलाश आसान होने वाली थी। देवप्रिया अपने पुलिस रिकॉर्ड के सजा याफ्ता मुजरिमों के फोटो सेक्शन में जाकर फोटो ट्रेस कर रहा था। कुछ ही देर में उसका परिणाम हमारे सामने था। लड़की का नाम देविका था और वो 2 करोड़ की धोखाधड़ी के केस में 6 माह पहले ही जेल में गई थी। अब वो जमानत पर बाहर थी। मुझे उस केस की डिटेल मिल सकती है कि जिस कंपनी में वो धोखाधड़ी करके जेल पहुंची थी और इसने क्या धोखाधड़ी की थी। मैंने देवप्रिया की ओर देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। देवप्रिया ने अजीब सी नजरों से मेरी ओर देखा। ये बंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की किसी डेटा संग्रहण कंपनी में थी, जहां पर इसने कंपनी के कंज्यूमर डेटा को ही उनकी किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी को 2 करोड़ में बेच दिया। देवप्रिया ने ना जाने क्या सोचकर मुझे केस डिटेल देने में कोई आनाकानी नहीं की थी। बस इतना ही काफी है सर, बाकी बंसल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मुझे इस लड़की की वहां से पूरी कुंडली मिल जाएगी, मैंने देवप्रिया को बोला। तो देवप्रिया ने अजीब सी निगाहों से मेरी ओर देखा। भाई, किस दुनिया में हो, जानते भी हो कितनी बड़ी कंपनी है ये, महीनों तक तो मिलने तक का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता इस कंपनी के मालिकों से। देवप्रिया ने बिना किसी जानकारी के ही हवाई बात बोली। जनाब, इस कंपनी की सिर्फ एक ही मालकिन है, सौम्या बंसल। इनके पति राजीव बंसल अपने पिता और अपनी सौतेली मां की हत्या के जुर्म में मेरी मेहरबानी से ही इस वक्त उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मैंने ग्रुप ऑफ बंसल इंडस्ट्रीज की पूरी जन्म कुंडली देवप्रिया के सामने रख दी। तुम ही वो प्राइवेट डिटेक्टिव हो जिसने इस केस को सॉल्व करने में डिपार्टमेंट की मदद की थी, देवप्रिया के बदले हुए सुर में बोला। हाँ, मैं ही हूँ, वो आपका सेवक अनुज दी ग्रेट, मैंने हल्का सा अपना सिर नवाकर देवप्रिया को बोला। तभी मैं सोचूं कि किसी पुलिस वाले से बात करने का इतना सलीका तुम में कैसे है, देवप्रिया अब खिसियाई से स्वर में बोला। चलिए जनाब, जब अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ, मिट्टी डालिए उन बातों पर। अब आप इस केस पर अपने हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि मुझे इस केस पर एक अलग नजरिए से काम करना है। लेकिन दोनों ही सूरत में हम दोनों का मकसद असल अपराधी को पकड़ना ही होगा। मैंने देवप्रिया से अब अपने संबंध सामान्य बनाने के लिए ये पहल की। वैसे भी पानी में ज्यादा दिन रहकर आप मगरमच्छ से बैर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बिना पुलिसिया मदद के एक प्राइवेट डिटेक्टिव चाहकर भी कोई तीर नहीं चला सकता था। हम देवप्रिया से विदा लेकर थाने से बाहर आ चुके थे। कुमार की गाड़ी अभी पुलिस के कब्जे में ही थी,
क्योंकि एक मर्डर के केस में वो गाड़ी अब बतौर सबूत पुलिस की प्रॉपर्टी थी। लिहाजा हमें अभी कुमार गौरव को भी उसके घर पर ड्रॉप करना था। इस केस में अब सौम्या बंसल से एक बार फिर से मुलाकात करने का मौका मिलने वाला था। शायद साल भर के बाद उससे मिलने का मौका आने वाला था। इसलिए सबसे पहले तो उसकी शिकायतों का पुलिंदा ही मुझे सुनना था। कुमार को उसके घर छोड़कर हम फिर से मेरे फ्लैट पर आ गए थे। दोपहर का समय होने को आया था, इसलिए मैंने उसी भोजनालय को अपने और रागिनी के लिए लंच ऑर्डर कर दिया था। देविका को हमारे खिलाफ कौन प्लान कर सकता है? मैंने रागिनी की ओर देखते हुए बोला। दिल्ली की तिहाड़ में तो आपके भेजे हुए बहुत सारे चाहने वाले हैं। सौम्या का हस्बैंड राजीव बंसल भी वही है, तुम्हारी चहेती मेघना भी वही है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं। रागिनी ने मेरी बात का जवाब दिया। लेकिन देविका तो लड़की है, तो वो तो महिला जेल में होगी, मैंने रागिनी को याद दिलाया। महिला जेल में उसकी मुलाकात मेघना के साथ हो सकती है। दोनों की बैकग्राउंड भी एक ही कंपनी के लिए काम करना है, तो दोनों में दोस्ती भी जल्दी हो गई होगी। रागिनी ने तुरंत 2+2=4 वाला फार्मूला जोड़ा। मुझे लगता तो नहीं कि मेघना मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कुछ प्लान कर सकती है। मैं रागिनी की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? वो तुम्हारी वजह से आज तिहाड़ में सड़ रही है, तो कभी तो तुम्हें भी किसी जाल में फंसाने का दिमाग में आया ही होगा। रागिनी की इस बात में दम था। एक काम करते हैं, खाना खाकर तुम सौम्या से बात करो, फिर उससे मिलने चलते हैं। इस देविका की भी अभी पूरी कुंडली निकालनी जरूरी है। रागिनी ने लंच की थाली को मेरे सामने रखते हुए बोला। लेकिन मैं रागिनी के बोलने से पहले ही सौम्या को फोन मिला चुका था। उधर से तीसरी बेल बजने के बाद सौम्या ने फोन उठाया। मैं तो आज धन्य हो गई, उधर से सौम्या ने फोन उठाते ही बोला। मैं भी कृतार्थ हो गया इतनी खूबसूरत लड़की की इतनी मधुर आवाज को सुनकर। मैं जानता था कि सौम्या फोन उठाते ही ऐसा ही कुछ बोलने वाली थी। तुम्हें अगर मेरी सुंदरता की जरा भी कदर होती तो कम से कम रात को सोने से पहले एक फोन तो रोज करते तुम मुझे, सौम्या ने शिकायती लहजे में बोला। तुम फोन करने की बात कर रही हो, मैं तो तुमसे मिलने के लिए बेताब हुई जा रहा हूँ। ये बताओ अभी कहाँ मिल सकती हो? मैंने तुरंत बात बनाई। बिना किसी काम के तो तुम मेरे पास आने से रहे, इसलिए पहले काम बताओ, फिर बताऊंगी मैं कहाँ हूँ। सौम्या भी अब बातों को भांपना सीख गई थी। सिर्फ तुम्हारे हसीन मुखड़े के दर्शन करने हैं और तुम्हारे साथ कॉफी पीनी है, और रागिनी भी मेरे साथ आना चाहती है, मैंने सौम्या को बोला। रागिनी भी साथ आ रही है तो पक्का किसी काम से आ रहे हो तुम। चलो तुम मेरे पास आ रहे हो इतना ही काफी है। राजेंद्र प्लेस वाले ऑफिस में हूँ, यहीं आ जाओ, 6 बजे तक यहीं हूँ, सौम्या ने मुझे बोला। ठीक है, तुम्हारा ये बिछड़ा हुआ प्यार सिर के बल दौड़ता हुआ आ रहा है। मेरी बात सुनकर सौम्या की एक जोर की हंसी गूंजी और फिर फोन रखने की आवाज सुनाई दी। फोन रखते ही मैंने देखा कि रागिनी मेरी ओर ही देखे जा रही थी। तो तुम सौम्या मैडम का बिछड़ा हुआ प्यार हो? रागिनी ने तंज भरे स्वर में कहा। अभी चल रही हो ना मेरे साथ, तुम खुद देखी ना कि वो मुझसे ऐसे चिपक कर मिलेगी जैसे हम कई जन्मों से बिछड़े हुए प्रेमी हों, मैंने रागिनी को बोला। देखते हैं कितना मरी जा रही है वो तुमसे मिलने के लिए। जल्दी से खाना खा लो, कहीं लेट हो गए तो वो सुसाइड ना कर ले, रागिनी ने एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। कुछ जलने की बू आ रही है, इस ढाबे वाले ने तो लगता है जली हुई सब्जी भेज दी है। ये बोलकर मैंने एक सब्जी की कटोरी उठाकर उसकी महक सूंघने लगा। ओए मिस्टर, जले मेरी जूती, ये अपना जलवा भी कोई कम नहीं है, रागिनी ने मुझे हूल दी। मुझे कई बार रागिनी की इन बातों पर बड़ा मजा आता था, लेकिन मैं इस बहस को अब अपनी गाड़ी में सफर के दौरान बचा कर रखना चाहता था, इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान खाने में लगा दिया। 4 बजे तक हम लोग सौम्या के राजेंद्र प्लेस वाले ऑफिस में उसके केबिन में मौजूद थे। सौम्या ने अपनी कुर्सी से उठकर बाकायदा गले लगाकर स्वागत किया था। जब सौम्या मुझे गले से लगा रही थी तो मैंने रागिनी को इशारा करके अपना जलवा दिखाया था। जवाब में रागिनी ने बड़ी अजीब सी हरकत की थी। उसने चढ़ाने वाले अंदाज में अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला था। यार, तुम्हें कभी मेरी याद आती है या नहीं, या हमारे रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल है? सौम्या ने मुझे मेरी कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। नहीं सौम्या, तुम्हें तो हमेशा अपना माना है, इसलिए हक से तुम्हारे पास चला आता हूँ,
मैंने सौम्या के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। मगर अपना मानते तो आज इतने महीनों के बाद मिलने नहीं आते, और मुझे आज भी यकीन है तुम बिना काम के तो आए नहीं होंगे। सौम्या ने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। काम के सिलसिले में ये नहीं आए हैं सौम्या मैडम, काम के सिलसिले में मैं आपसे मिलने आई हूँ। तभी रागिनी ने मुझे धर्म संकट से निकाला, क्योंकि सौम्या की ऐसी अपनत्व भरी शिकायत सुनकर अब मेरा साहस नहीं हो रहा था कि मैं उस बोल पाऊं कि मैं आज भी तुमसे काम की वजह से ही मिलने आया हूँ। क्यों अनुज, कि डिटेक्टिव एजेंसी बंद हो रही है क्या, जो तुम्हें काम के लिए मेरे पास आना पड़ा? चिंता मत करो, मैं अनुज की एजेंसी बंद नहीं होने दूंगी जब तक मैं जीवित हूँ, सौम्या ने मुस्कुराते हुए बोला। नहीं सौम्या, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं एक केस के सिलसिले में तुमसे मिलने आई हूँ, रागिनी ने सौम्या के उस मजाक का जवाब दिया। इसका मतलब तुम अपनी एक अलग डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है? यार ये तो बड़ा झोल कर दिया तुमने। अब कल को कोई केस देना होगा तो मैं किसको दूंगी? एक मेरी छोटी बहन है और एक मेरा प्रिंस चार्मिंग। सौम्या यह बोलकर फिर से मुस्कुराई। रागिनी ने आहत नजरों से सौम्या की ओर देखा। सौम्या, पहले कॉफी मंगवा लो, क्योंकि आज तुम बहुत फनी मूड में लग रही हो, रागिनी ने सौम्या को मुस्कुराते हुए बोला। चलो कॉफी तो पिलाऊंगी ही, पहले ये बताओ काम क्या है? इस बार सौम्या ने किंचित गंभीर स्वर में बोला। तुम्हारी कंपनी में एक देविका नाम की लड़की काम करती थी, जिसने कंपनी के साथ 2 करोड़ का फ्रॉड किया था। रागिनी ने यह बोलकर सौम्या की तरफ देखा। हाँ, लेकिन उसे तो हमने जेल भिजवा दिया था। सौम्या को उस लड़की के बारे में याद था। वो लड़की इस वक्त जेल से बाहर है, शायद जमानत पर आई हो। कल रात को वो लड़की अनुज के घर पर आई और अनुज का पिस्टल चुरा कर वहां से भाग गई। रागिनी ही सौम्या को सब कुछ बता रही थी। क्या? अनुज के रहते हुए अनुज का पिस्टल लेकर भाग गई? आई कांट बिलीव। सौम्या ने सिर से रागिनी की बात को नकारा। ये सच है, इसमें थोड़ी सी मेरी बेवकूफी की थी, जिस वजह से वो पिस्टल ले जाने में कामयाब हो गई। इस बार मैंने सौम्या को यकीन दिलाया। सौम्या अवाक सी मेरी ओर देखती रह गई। तभी चपरासी ने कॉफी और स्नैक्स की ट्रे के साथ केबिन में प्रवेश किया। देविका के बारे में बताने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जिंदगी जीने के लिए हर हथकंडे अपनाने में यकीन रखती थी, सौम्या ने बताया। हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना है, जिससे हमें ये पता लग सके कि वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती है। इस बार रागिनी ने बात को आगे बढ़ाया। वो सब जानकारी तो उसके बायोडेटा में मिल जाएगी, लेकिन उसमें उसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होगी, सब प्रोफेशनल ही होगी। सौम्या ने कुछ सोचते हुए बोला। मुझे धोखाधड़ी के उस केस की फाइल मिल सकती है जो तुमने उस पर किया था। वो तो तुम हमारे लीगल सेल से ले सकते हो। वहाँ रोशनी नाम की एडवोकेट मिलेगी, मैं उन्हें बोल दूंगी। लेकिन वो बहुत चालाक लड़की है। उसने गिने चुने दिनों में ही मेरी कमजोरी का पता लगा लिया था। उसके बाद उसने मुझे मेरे घर तक अप्रोच किया था। लेकिन जब से मेघना वाला केस हुआ है, मैं अब ऑफिस के स्टाफ को घर तक नहीं लेकर जाती हूँ। लेकिन वो 2-3 बार मुझे होटल के कमरे में मिली थी, तब उसके बारे में कुछ उसकी निजी बातें पता चली थी। ये बोलकर सौम्या एक पल को चुप हो गई। राजीव बंसल ने अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के कत्ल के साथ साथ सौम्या को भी ठिकाने लगाने का सोच लिया था। वो तो आपके इस खाकसार की बदौलत सौम्या की जान बच गई थी, अन्यथा राजीव बंसल अपने इरादों में लगभग कामयाब हो गया था। राजीव बंसल के बाद सौम्या के ऑफिस में ही काम करने वाली लड़की मेघना ने भी सौम्या की इस आदत का फायदा उठाया। लेकिन इस बार भी आपके इस आदना से सेवक ने वक्त रहते मेघना की साजिश पर से पर्दा हटा दिया था, जिस वजह से सौम्या एक बार फिर बाल बाल बची। मुझे पता नहीं उसने मुझे जो कुछ बताया था वो सच है या झूठ, लेकिन अगर वो जानकारी तुम लोगों के किसी काम आ सके तो मैं तुम लोगों को बता सकती हूँ। सौम्या ने ये बोलकर हमारी ओर देखा। उससे जुड़ी हर जानकारी हमारे काम की हो सकती है। अब उसने सच बोला है या झूठ, ये तो हमारी जांच में पता चल जाएगा, मैंने सौम्या की ओर देखते हुए बोला। जब वो दूसरी बार मुझे संग्रीला में मिली थी तो उसने मुझे बताया था कि कोई आदमी उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो उसे अब तक 2 लाख रुपए दे चुकी है। उसके बावजूद अब वो एक साथ 10 लाख की डिमांड कर रहा है।
उसने इस बार में मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसे ठीक उसी प्रकार से मना कर दिया था जिस प्रकार से मैंने मेघना को 5 लाख देने से मना कर दिया था, सौम्या ने मुझे बताया। फिर जैसे मेघना ने उस बात से नाराज होकर तुम्हारी हत्या की साजिश रची थी, ठीक वैसे ही इस बंदी ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और तुम्हारे डेटा को ही तुम्हारी राइवल कंपनी को बेच दिया, रागिनी ने सौम्या को बोला। रागिनी, कॉर्पोरेट में ये सब चलता रहता है। डेटा चोरी करवाना, टेंडर के बारे में किसी लूप पोल को जानना, यहाँ तक कि किसी सरकारी टेंडर के बाद तो विरोधी पार्टियों से धरने प्रदर्शन करवाना तक राइवल कंपनियों के हथकंडे होते हैं। कॉर्पोरेट की जासूसी में आ जाओ, यहाँ ज्यादा मजा है, सौम्या ने रागिनी की ओर देखकर बोला। जिस दिन शहर में मर्डर होने बंद हो जाएंगे उस दिन कॉर्पोरेट के लिए जासूसी करने लगूंगी, रागिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम्हें देविका ने सिर्फ ब्लैकमेलिंग के बारे में ही बताया था या ब्लैकमेलर के बारे में भी बताया था? मैंने बातचीत को फिर से देविका के बारे में लाने के लिए बोला। पूरा नाम नहीं जानती, मैं बस किसी कुमार के बारे में बार बार बोल रही थी। उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए पूरी रात वो उस कुमार को ही गाली देती रही थी। सौम्या ने जब कुमार के नाम का जिक्र किया था तो मेरी नजरों के आगे कुमार गौरव का चेहरा घूम गया था। देविका की जानकारी के एक कुमार को तो हम भी जानते हैं। रागिनी भी उसी कुमार गौरव के बारे में सोच रही थी। वो कुमार जिंदा है अभी तक। वो तो उस दिन नशे में उसे बार बार मार डालने की बात कर रही थी, सौम्या ने आश्चर्य से बोला। उसी बंदे की गाड़ी उसने कल रात को चुराई थी। उसी गाड़ी में बैठकर वो मेरे घर आई और फिर उसी गाड़ी में किसी के खून के धब्बे आज पुलिस को मिले हैं, मैंने सौम्या को बताया। ये तो कोई खतरनाक खेल खेल रही है, एक तीर से कई शिकार करना चाह रही है, सौम्या ने मेरी ओर हैरानी से देखते हुए कहा। लेकिन लाख टके की सवाल है कि ये सौम्या की वो मेरा शिकार क्यों करना चाहती है? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? मैंने सौम्या की ओर देखकर बोला। शायद कोई जेल में बंद कोई तुम्हारा सताया हुआ इंसान तुम्हें किसी झमेले में फंसाकर तुमसे बदला लेना चाहता हो। सौम्या ने भी वही सोचा जो अभी तक हम सोच रहे थे। ठीक है सौम्या, ऐसे सताए हुए इंसान को भी जल्दी ही ढूंढ लूंगा मैं। अभी तो तुम मुझे उस फ्रॉड केस की फाइल दिलवाओ और देविका का बायोडेटा भी। मैं अब वहां से चलने के उपक्रम में था। कहीं जाने का इरादा है क्या? आज तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, साथ में डिनर करेंगे, सौम्या ने आग्रह पूर्वक कहा। डिनर के लिए फिर कभी आएंगे सौम्या? अभी तो हमें उस कुमार को दोबारा टटोलना पड़ेगा जिसके बारे में अभी तुमने बताया है, मैंने सौम्या को बोला। फिर कभी तो तुम साल भर के बाद ही आओगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागते हो, सौम्या ने शिकायती लहजे में बोला। यार, मैं तो हुस्न का शुदाई इंसान हूँ, मैं क्यों तुमसे दूर भागूंगा? बस अभी तक हमारे सितारे नहीं मिले हैं, मैंने ये बोलकर सौम्या को टालने का प्रयास किया। ठीक है अनुज, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन उस केस फाइल को लेने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। मैं अभी HR डिपार्टमेंट से देविका का बायोडेटा मंगवा देती हूँ। ये बोलकर सौम्या ने इंटरकॉम पर किसी को कुछ हिदायत दी। उसके बाद हम लोग देविका का बायोडेटा आने का इंतजार करने लगे। जब सौम्या के ऑफिस से निकले तो शाम के 7 बज चुके थे। मैंने गाड़ी में बैठते ही रागिनी की तरफ देखा। तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? मैंने रागिनी को बोला। मेरी गाड़ी तुम्हारे फ्लैट पर खड़ी है, मैं वहां से गाड़ी लेकर ही घर चली जाऊंगी। रागिनी की बात सुनकर मैंने गाड़ी को अपने घर की ओर दौड़ा दिया। मैं अभी मधुबन चौक से सीधा अंबेडकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। सेक्टर 8 की मेट्रो स्टेशन को पार करते ही एक लाल बत्ती पर मैंने अपनी गाड़ी को रोका। तभी एक गाड़ी बिल्कुल मेरे करीब आकर रुकी। अचानक से मेरी उस गाड़ी की तरफ नजर पड़ी तो जो लड़की मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेघना थी। वो मुझे देखकर लगातार मुस्कुराई जा रही थी। मैंने गहरी नजर भर कर उसे देखा। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो जेल से बाहर कब आई। घर जा रहे हो? तभी मेघना ने मेरी ओर देखकर बोला। हाँ, अभी तो मेरा इरादा घर जाने का है, लेकिन अब तुम्हें देखकर इरादा बदल गया है। अब आज की शाम तुम्हारे साथ बिताने का इरादा है। अभी मैंने बोला ही था कि वो 3 मिनट की लाल बत्ती अब हरी बत्ती में बदल चुकी थी और मेघना ने गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा दिया था।
मैंने भी उसके पीछे गाड़ी को दौड़ाया, लेकिन उसका इरादा मुझे देखकर भागने का नहीं था। उसने थोड़ी सी आगे जाकर गाड़ी को साइड में लगा दिया। मैंने भी उसके पीछे ही गाड़ी को रोका और अपनी गाड़ी से उतरकर मेघना की गाड़ी की ओर लपका। रागिनी लपक कर ड्राइविंग सीट पर आ गई थी। उसने मेरे साथ बाहर आने का कोई प्रयास नहीं किया था। मैं मेघना की गाड़ी के पास उसकी ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंचा। तुम मेरे साथ गाड़ी में आ जाओ अनुज। रागिनी को बोलो वो हमारे पीछे पीछे आ जाए। तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मेघना ने मेरी ओर देखकर बोला। बातें तो मुझे भी तुमसे बहुत सारी करनी है, मैं आता हूँ अभी। ये बोलकर मैं रागिनी के पास जाकर उसे गाड़ी को पीछे लेकर आने के लिए बोला और वापस आकर मैं मेघना की गाड़ी में बैठ गया। जेल से कब बाहर आई तुम? मैंने गाड़ी में बैठते ही मेघना से पूछा। थोड़ी सेटिंग करके जमानत लेकर आई हूँ, मेघना ने संक्षेप में उत्तर दिया। यहाँ कैसे? इत्तेफाक से मिली हो या मेरा पीछा कर रही हो? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। समझ लो पीछा ही कर रही हूँ, एक जरूरी काम था तुमसे, मेघना ने मेरी ओर देखकर बोला। मुझसे क्या काम हो गया तुम्हें? और मेरा पीछा क्या सौम्य के ऑफिस से ही कर रही हो? मैंने उसकी तरफ देखकर बोला। हाँ, जब तुम सौम्य के ऑफिस में जा रहे थे तो मैं भी सौम्य से मिलने के लिए जा रही थी, लेकिन तुम्हें वहां जाते देखकर मैं वापस पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। मेघना का व्यवहार मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने अब उससे काम पूछना ही सही समझा। मेरी एक फ्रेंड मुसीबत में है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए अनुज, मेघना ने मेरी ओर कातिल दृष्टि से देखते हुए बोला। तुम्हारी कौन सी फ्रेंड मुसीबत में है? मैंने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैं उसी से मिलवाने के लिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ। मैंने देखा कि मेघना रिठाला का मेट्रो स्टेशन भी पार करके सेक्टर 24 की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ चुकी थी। मैंने कई बार पीछे घूमकर देखा, रागिनी बदस्तूर हमारे पीछे आ रही थी। कोई 10 मिनट उस सेक्टर में गाड़ी को घुमाने के बाद उसने एक फ्लैट के बाहर गाड़ी रोक दी। इसी फ्लैट के फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, मेघना ने गाड़ी के दरवाजे ओपन करते हुए बोला। मैंने देखा कि रागिनी भी मेघना की गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा चुकी थी और गाड़ी से उतरकर मेरे नजदीक आकर खड़ी हो गई थी। मेघना ने भी अपनी गाड़ी को लॉक किया और उस फ्लैट की पहली मंजिल की ओर बढ़ गई। हम दोनों भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़े थे। पहली मंजिल पर पहुंचकर मेघना ने बेल बजाई। कोई 2 मिनट के बाद एक जोड़ी कदमों की आवाज दरवाजे के करीब आती हुई सुनाई दी। दरवाजा खुला और दरवाजे पर इस वक्त मेरी नजर में अनामिका, कुमार गौरव की नजर में मल्लिका और पुलिस फाइल में देविका के नाम से पाई जाने वाली वही खूबसूरत जानिसार नरगिस ये मस्ताना खड़ी हुई थी और मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसे वहां देखकर मेरे होठों पर एक भी कुटिल मुस्कान थिरकने लगी थी। देविका की वो मुस्कान कुछ पल में लुप्त हो गई और उसने हमारे अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया। मैं लगातार उसी को घूरते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी वही कातिल मुस्कान एक बार फिर से उसके होठों पर थिरकने लगी थी। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो क्या? ये देविका तुम्हें देखकर बहुत मुस्कुरा रही है, मेघना ने अनजान स्वर में बोला। ये तो यही मोहतरमा बताएंगी कि ये मुझे कैसे जानती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये लड़की मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे घर से मेरा पिस्टल चुराकर भागी है। मैंने मेघना की ओर देखते हुए ये बोला ही था कि रागिनी अपनी जगह से उठी और अपने पिस्टल को उसने देविका की कनपट्टी पर लगा दिया। वो पिस्टल निकाल कर लाओ जहां भी उसे छुपा कर रखा है, वरना कि यकीन मानो गोली चलाते ही मेरा हाथ कदापि नहीं कांपता। रागिनी का इस तरीके से उसके पिस्टल लगाने का उद्देश्य मैं समझ गया था। यह देविका के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका था। ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? आराम से बैठकर बात करो। अगर सच में इसके पास अनुज की पिस्टल है तो मैं उसे वापस दिलवा दूंगी, मेघना ने घबराए हुए स्वर में कहा। आराम से बात तभी होगी मेघना जब ये पहले अनुज सर का पिस्टल हमारे हवाले कर देगी और साथ में ये बताएगी कि उस पिस्टल को चुराने के पीछे इसका क्या मंतव्य था। रागिनी मेघना की बात सुनने के कतई मूड में नहीं थी। मैंने कोई पिस्टल नहीं चुराई है। हाँ, ये सच है कि मैं उस दिन अनुज के फ्लैट पर गई थी, लेकिन मैं उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए वहां घुसी थी। देविका ने सिरे से झूठ बोला। मैंने तुम्हारे सामने अपने पिस्टल को अपनी दराज में डाला था। तुमने मुझे कॉफी बनाने के लिए बोला। जब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाने के लिए गया तो तुम मुझे बिना बताए वहां से जा चुकी थी।
जब मैंने सोचा कि शायद तुम कोई चोर थी और कुछ चुराने के लिए मेरे घर में घुसी थी, फिर मैंने अपना सामान चेक किया तो दराज में से मुझे अपनी पिस्टल गायब मिली। मैंने उसे उस रात का एक एक वाक्य याद दिलाया। लेकिन अगर मैंने पिस्टल चुराई होती तो मैं खुद तुम्हें अपने घर क्यों बुलाती? पूछ लो मेघना से। मैंने ही मेघना को तुमसे मिलवाने के लिए फोर्स किया था। देविका ने अपनी बेगुनाही का तर्क रखा। तुम दोनों ही सौम्य के कंपनी में काम करती थी। दोनों ने ही सौम्य के साथ कुछ न कुछ गलत किया है। जेल में तुम दोनों ने जरूर सौम्य के खिलाफ कोई नई खिचड़ी पकाई है। अब क्योंकि मेघना को तो अच्छी तरह से जानती है कि अगर सौम्या किसी मुसीबत में फंसती है तो वो अनुज को जरूर याद करेगी, इसलिए तुम लोगों ने पहले अनुज को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया होगा। सोच के मामले में रागिनी इस वक्त मुझसे 4 कदम आगे चल रही थी। यार, मैं अपने मामले में अनुज को कोई गुनहगार मानती ही नहीं हूँ। मेरे ही कर्म गलत थे तो मुझे सजा मिलनी ही थी, लेकिन मैं हमेशा अनुज को अपना सबसे अच्छा दोस्त ही समझती हूँ। तभी मैंने जेल में किसी को कोई मदद की जरूरत होती है तो अनुज का नाम सभी को बताती हूँ। मेघना ने मेरी दोस्ती का दम भरा, लेकिन फिलहाल की परिस्थितियों में उसकी इस दोस्ती के दम में कोई दम नहीं था। मैंने तुम्हारे सामने अपना पिस्टल अपनी दराज में रखा था। तुम्हारे सामने किसी और आदमी ने मेरे फ्लैट में कदम नहीं रखा था। ना तुम्हारे जाने के बाद कोई और मेरे फ्लैट में आया। फिर अगर मेरी पिस्टल को तुम नहीं लेकर गई तो उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मैंने शुभ स्वर में बोला। तुमने ध्यान से चेक किया है कि वो पिस्टल तुम्हारे घर में नहीं है? इस बार मेघना बीच में बोली। इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं हूं कि बिना घर में चेक किए ही मैं थाने तक जाकर रिपोर्ट लिखवा दूं। मैंने हल्के से गुस्से में मेघना की ओर देखकर बोला। एक बार हम लोग जाकर तुम्हारे घर पर उस पिस्टल को ढूंढे तो हो सकता है पिस्टल वहीं हो। तुम बिना वजह इधर उधर मारे फिर रहे हो। ये बात देविका ने बोली। मेरे साथ साथ रागिनी ने भी उसे हैरान से देखा। यार, इस पिस्टल को हटा लो। इस पिस्टल को देख देख कर मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। इस बार मेघना की रिक्वेस्ट भरी आवाज सुनकर रागिनी ने भी अपने पिस्टल को देविका की खोपड़ी से हटा लिया। अनुज सर, एक बार इसकी तमन्ना भी इसके सामने अपने घर की तलाशी करवा कर पूरी कर दो। पिस्टल अगर वहां नहीं मिलती है तो तुमको उसी समय पुलिस के हवाले कर दो। रागिनी ने अब देविका के पास से मेरी ओर आते हुए कहा। यह तरीका सही रहेगा। मैंने रागिनी की बात से सहमति जताई। लेकिन तुम मुझे पुलिस के हवाले क्यों करोगे? तुम मेरी तलाशी ले लो, मेरे पूरे घर की तलाशी ले लो। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं जेल क्यों जाऊं? देविका ने पुलिस बुलाने की बात का पुरजोर विरोध किया। लेकिन तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में अभी तक जो सुना है उस हिसाब से तो तुम आदतन अपराधी हो। मैंने देविका की हकारत वाली नजरों से देखते हुए बोला। सिर्फ सुना है ना, कभी अपनी आंखों से मेरे खिलाफ कोई सबूत देखा है? हमारी गुड बुक में तो अब आई हो तुम देविका, तो अब सबूत भी ढूंढ लेंगे। रागी ने उसी अंदाज में जवाब दिया। कुछ तो तुम्हारे बारे में कुमार गौरव ने बताया है और कुछ पुलिस फाइल से पता चल गया है। बाकी बचा कुचा सौम्य ने बता दिया है। इसके बाद भी तुम सबूत की बात कर रही हो। मैंने हैरानी से देविका को देखा। इसी कुमार गौरव के बारे में ही तो तुमसे बात करने के लिए मेघना के जरिए तुम्हें यहाँ बुलाया है अनुज। मैं तो खुद उस कुमार की सताई हुई हूँ। मैं तो खुद पीड़िता हूँ जिसे एक योजनाबद्ध तरीके से हर किसी की नजर में गुनाहगार बना दिया है। देविका ने विक्टिम कार्ड खेला, लेकिन अब मेरी दिलचस्पी उसकी बातों में जाग चुकी थी। मैं अब उसका भी सच उसके मुंह से सुनना चाहता था। बोलो, तुम क्या बोलना चाहती हो? लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक बात का ध्यान रखना, कोई भी झूठ मेरे सामने ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। मैंने देविका को चेतावनी भरे लहजे में बोला। मैं खुद कुमार गौरव की ब्लैकमेल का शिकार हूँ। उसने ना केवल मुझे ब्लैकमेल करके अपना काम लोगों से निकलवाया, बल्कि जब मैंने उसके लिए और ज्यादा इस्तेमाल होने से इनकार किया तो उसने एक झूठा केस बनवाकर मुझे जेल भिजवा दिया। देविका बोल रही थी कि कुमार उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जबकि कुमार उसकी और ही पिक्चर दिखा चुका था। लेकिन कुमार ने हमें ये तो कभी नहीं बोला कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने तो मुझे इतना बताया कि तुम अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसाकर उसके पैसे पर जब तक अय्याशी करती थी तब तक वो बंदा तुम पर अपने पैसे लुटाता था। उसके बाद जब वो पैसा लुटाना बंद कर देता था तो तुम कोई नया बकरा हलाल करने के लिए ढूंढ लेती थी।
मैंने कड़े शब्दों में साफ गोई से वही बोला जो मुझे कुमार ने बताया था। उससे ये भी तो पूछते कि उस पैसे के बदले में वो मेरा क्या लूटते थे। उसको अपना पैसा नजर आ गया, लेकिन मेरी लुटी हुई इज्जत उसे नजर नहीं आई। सिर्फ इस कुमार ने ही अपने फायदे के लिए मुझे 10 से ज्यादा लोगों के साथ मेरे जिस्म का इस्तेमाल करके उस कुंडली और बवाना जैसी इंडस्ट्रियल इलाकों में 500 गज में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली और उन्हीं पैसों के दम पर मुझे जेल तक भिजवा दिया। देविका ने मेरी ओर देखकर बोला, लेकिन जेल तो तुम सौम्या ने भिजवाया ना, फ्रॉड तो तुमने सौम्या के साथ किया था। तभी रागिनी ने वाजिब सवाल किया। सौम्या को सिर्फ कुमार ने अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया था। मेरी ईमेल और आईडी के इस्तेमाल से मेरे ही खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए मुझे जेल जाना पड़ा और अभी भी जमानत पर हूँ, देविका ने बोला। कुमार ने क्या किया? मैंने देविका से पूछा। कुमार ने एनी डेस्क का इस्तेमाल करके मुझसे सौम्या की कंपनी का डेटा फाइल अपने कंप्यूटर में खुलवा ली और उन फाइलों को अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया। फिर मेरी ईमेल आईडी से उन फाइल को उन लोगों के पास भेज दिया जिनसे उसने उस डेटा को बेचने का सौदा किया था, और फिर खुद ही सौम्या को गुमनाम कॉल करके उस फ्रॉड की जानकारी दे दी। अब क्योंकि डेटा भेजने में मेरी ईमेल आईडी का इस्तेमाल हुआ था तो मुझे ही दोषी माना गया। देविका ने अपनी कहानी सुनाई। तुम्हारी कहानी में 72 छेद है देविका। जब ये केस पुलिस में गया होगा तब पुलिस ने उस सर्वर को भी तलाश किया होगा जिस कंप्यूटर से वो मेल की गई थी। उस स्थिति में कुमार भी तो उस केस में तुम्हारा सह अभियुक्त बनता। रागिनी ने फिर एक से और वाजिब सवाल देविका से किया। पुलिस के आगे मैंने कुमार के बारे में बोला था, लेकिन मैंने बोला ना कि पैसा बोलता है। पुलिस ने मेरी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, सिर्फ उस ईमेल आईडी की बुनियाद पर मुझ पर केस बना दिया। देविका ने जो बोला था मैं उससे इनकार नहीं कर सकता था। पुलिस में बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पैसा मिलने के बाद रस्सी का सांप और सांप को रस्सी बनाने में माहिर थे। चलो मैं 1 मिनट को तुम्हारी कहानी पर विश्वास भी कर लूं, तो मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि कल रात को तुम मेरे ही घर में क्यों घुसी और कुमार की गाड़ी तुम्हारे पास कहां से आ गई। सबसे बड़ी बात, जब तुम गाड़ी से उतरी तो तुम भागते हुए मेरे घर की ओर क्यों आई, जबकि सामने ढाबा खुला हुआ था। अगर सच में तुम्हारी जान को खतरा था तो सबसे पहले तो तुम्हें उस ढाबे में जाना चाहिए था। मैंने एक साथ कई सवालों की झड़ी लगा दी थी। उस गाड़ी में उस समय भी कुमार अंदर था। वो पिछली सीट पर बैठा हुआ था। जब मैं वापस आई तब वहां से आगे जाने के बाद उसने उस गाड़ी को अपने कब्जे में दोबारा ले लिया था। उसके बाद उसने मुझे मेरे घर छोड़ा, फिर उसी गाड़ी से वापस गया, लेकिन उस गाड़ी के चोरी होने की रिपोर्ट वो शाम को ही थाने में दर्ज करवा चुका था। देविका ने जो बताया वो कोई बहुत शातिर दिमाग आदमी ही कर सकता था। लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही है कि मेरा पिस्टल लेकर कौन गया। मैंने कुमार की उस गाड़ी के आने से लेकर जाने तक उस ढाबे के सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज चेक की गई है, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा कोई और शख्स नजर नहीं आया जो मेरे घर की तरफ गया हो। और फिर से अपनी बात को मैंने दोहराया। मैं फिर बोल रही हूँ ना कि मैं कोई पिस्टल आपके यहाँ से उठाकर नहीं लाई। अब एक बार फिर से अपने घर को अच्छे से चेक कीजिए। देविका अभी भी अपनी बात पर अडिग थी। मैं अब उसकी बात पर पूरी तरह जला चुका था। इस वक्त अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम कुमार को मार सको तो तुम उसे मार डालोगी ना? तभी रागिनी ने एक अजीब सा सवाल देविका से किया। बिल्कुल मार दूंगी, देविका ने बेहिचक जवाब दिया। ऐसे में जब तुमने अनुज को अपने पिस्टल को दराज में रखते हुए देखा तो स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे मन में ये ख्याल आया होगा कि काश ये पिस्टल मेरे पास हो तो मैं कुमार की जान ले लूं। रागिनी ने उसकी मना स्थिति के बारे में बताया। लेकिन ये सब सोचकर अगर मैं पिस्टल लेकर जाती तो कुमार तो गाड़ी में बैठा ही हुआ था। मैं पहली फुर्सत में उसे गोली मार देती। देविका ने रागिनी के सवाल का जवाब दे दिया। उस वक्त तो नहीं मार सकती थी क्योंकि सामने ढाबा था। ऐसे सबके सामने गोली मारती तो तुम पकड़ी जाती। रागिनी ने फिर से उसके जवाब की हवा निकाली। लेकिन अगर मुझे कुमार को मारना ही था तो मैं आज अनुज को अपने घर क्यों बुलाती? मैंने अनुज को इसलिए बुलाया है कि मेघना ने जेल में मुझे अनुज की काबिलियत के बारे में बताया था और इसने बोला था कि अगर मेरी सच्चाई पर अनुज को विश्वास हो गया तो अनुज सौम्या को भी कन्विंस कर लेगा।
क्योंकि सौम्या अनुज की बात कभी नहीं टाल सकती। देविका के पास हर सवाल का जवाब था, लेकिन अब जो सवाल मैं पूछने जा रहा था उस सवाल का जवाब शायद उसके पास नहीं होता। चलो, तुम्हारी सारी बात मैंने मान ली, तुम अब सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। जब तुम खुद कुमार के साथ मेरे घर आई थी तो तुमने अपनी जान में खतरे होने की झूठी क्यों सुनाई थी, और मेरे घर पर आने का तुम्हारा मकसद क्या था? मैंने ये सवाल पूछकर अपनी तीक्ष्ण निगाहों को उसके डूबते हुए सूरज की लालिमा बिखेरते चेहरे पर जमा दिया। उस लालिमा भरे चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसकी चुप्पी से कमरे में सन्नाटा पसर चुका था। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कहानी के साथ अगले वीडियो लेके पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।